नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 12 स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव। विद्यार्थियों, हमने इस पुस्तक में बहुत सारे अध्याय पढ़े और उनमें बहुत सारे बदलाव भी देखे। उन सभी बदलावों को हम इस अध्याय में समेटने का प्रयास करेंगे कि किस आधार पर भारतीय राजनीति में समय समय पर बदलाव आए। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं 1990 का दशक। विद्यार्थियों, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी विजय प्राप्त हुई। 1980 के दशक के आखिरी के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए विद्यार्थियों, जिनका हमारे आगे की राजनीति पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। विद्यार्थियों, पहला बदलाव था इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989 के चुनावों में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी विद्यार्थियों, वह इस चुनाव में महज 197 सीटें ही जीत पाई थी। 1991 में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। बहरहाल 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई जिसे राजनीति विज्ञानी अपने खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते थे। कहने का मतलब है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर 1989 तक कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा, अर्थात कांग्रेस की ही प्रणाली यानी कांग्रेस की व्यवस्था चलती रही। लेकिन 1989 के चुनावों के बाद यह प्रणाली बीच में टूट गई या हम कहें कि बिखर गई और यह परिकल्पना जो है या हम कहें यह शब्दावली जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गई। यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही और 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज्यादा दिनों तक रहा। हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि कांग्रेस प्रणाली जिसकी हमने अभी बात की कि इस परिघटना की समाप्ति हो गई थी, लेकिन फिर भी 1989 के बाद के बहुत सा समय ऐसा आया जिसमें कांग्रेस का शासन ही ज्यादा दिनों तक रहा। लेकिन दलित प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी, यानी कि स्वतंत्रता के समय जब हासिल थी, वैसी अब नहीं रही थी। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, इस चित्र के माध्यम से कांग्रेस नेता सीताराम केसरी ने देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अब इस कार्टून में देखिए किस प्रकार का व्यंग है। मैं सोचती हूँ काश कांग्रेस अपनी पुरानी महिमा को फिर से हासिल कर पाती। वो है अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से पहले की जो प्रभुता कांग्रेस ने प्राप्त कर रखी थी, वह उसको प्राप्त करने की बात कह रही है यह कार्टून, कि जिसमें कि पहले की महिमा जो है वह प्राप्त कर पाती, लेकिन वह महिमा अब कांग्रेस नहीं प्राप्त कर पा रही थी, किन्हीं कारणोंवश। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव विद्यार्थियों, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। तो मंडल मुद्दा या मंडल कमेटी जो थी वो आरक्षण को लेकर के थी और इससे संबंधित बदलाव जो है हमने देखे। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन भी हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसने 1989 के बाद की राजनीति में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तीसरा जो बदलाव हमने देखा, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी
और इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया। इनकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई। 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आजादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चल रही थी वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। आप ये कार्टून में देख सकते हैं व्यंग। मैं पक्के तौर पर यह जानना चाहता हूं कि इस घटना के दूरगामी परिणाम हुए। दूरगामी परिणाम हुए। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। अमूल बटर के रूप में किस प्रकार से ये क्रांति जो है आर्थिक क्रांति आई। चौथा, घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे जिसमें हमने बात कर सकते हैं बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध थी के विध्वंस के रूप में देखी गई। यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी और इस घटना ने देश की राजनीति पर कई परिवर्तनों को जन्म दिया और उनका प्रतीक बनी। इस घटना में भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। इस घटना में भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर काफी बहस हुई। धर्मनिरपेक्षता का हम अर्थ जानते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ भी राष्ट्रवाद से अभिप्राय इस विचारधारा से है कि वह अपने देश के प्रति स्वामी भक्ति, देश के प्रति देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो, बंधुता से ओतप्रोत हो और धर्मनिरपेक्षता यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इस प्रकार की बहसें जो है या इस प्रकार के विवाद जो है तेज हो उठे थे। इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से था। इस सिलसिले की आखिरी बात यह है विद्यार्थियों कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे। तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुन लिया था। अब आप देख सकते हैं विद्यार्थियों ऊपर नई अर्थव्यवस्था का निर्माण कार्य प्रगति पर है कि नई अर्थव्यवस्था के निर्माण में सभी जो है सरकार का पूरा उत्तरदायित्व जो है नई अर्थव्यवस्था के प्रति लगा हुआ था। जोखिम और परेशानी भरा काम, हाँ सो तो है, लेकिन एक बार हम वहां तक पहुंच गए तो फिर सारी चिंताएं खत्म। जरा यह भी तो सोचिए, खुशहाली के कि इस नगरी में आपका स्वागत है, ये जो इसमें बताया गया है और इतने ऊंचाई तक पहुंच करके हमें यहाँ आना है, किस प्रकार से इस गैप को हमें पूरा करना है, इस खुशहाली तक पहुंचना है, यही हमारी आर्थिक नीति की योजना थी। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों इस कार्टून में क्या व्यंग किया गया है। अगर हर सरकार एक सी नीति पर अमल करे तो मुझे नहीं लगता कि इससे राजनीति में कोई बदलाव आएगा। बिल्कुल सही बात है। हर सरकार से मतलब यहाँ उस सरकार से है कि हर 5 साल बाद जब सत्ता परिवर्तित होती है, यदि हर सत्ता जो है 5 साल बाद अगर उन्हीं नीतियों को अमल में लेकर आए तो निश्चित रूप से राजनीति के अंतर्गत में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि हमारी आर्थिक नीतियां जो हैं और अधिक सुदृढ़ होंगी और शायद हम अपनी खुशहाली तक या हम उन आर्थिक उद्देश्यों तक निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे। देखिए तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह को, और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की नई आर्थिक नीति के शुरुआती दौर में दिखता ये एक कार्टून जो आपको सब कुछ बयां कर रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। पता नहीं यह राजनीतिक दलों को कैसे प्रभावित करेगा, जिसमें इसमें कार्टून बताया गया है। ये अटरली बटरली अमूल का ही एक कार्टून है जिसके अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया गया है। अब देख सकते हैं 25 अक्टूबर 1995, 1 मई 1996, 20 अगस्त 2001 और 25 अक्टूबर 2004 आउटलुक और इंडिया टुडे के ये फ्रंट पेज हैं जिसमें कांग्रेस नेतृत्व कई बार सुर्खियों में छाया रहा।
लेकिन कांग्रेस ने अपने प्रभुत्व को, अपनी व्यवस्था को, अपने सिस्टम को बिल्कुल भी किसी प्रकार से कमजोर होने नहीं दिया। उन्होंने हर प्रयास अपनी कांग्रेस प्रणाली को वर्चस्व दिलाने के लिए संभवतः किए। अब चर्चा आती है विद्यार्थियों सबसे बड़ी गठबंधन का युग। विद्यार्थियों, गठबंधन का युग से हम भली भांति परिचित हैं। पिछले अध्यायों में भी हमने विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करी। 1989 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया हो। कांग्रेस को हार हुई, कांग्रेस की हार हुई, वह जीती नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था किसी दूसरी पार्टी को बहुमत मिल गया हो। यहीं से शुरुआत हुई थी विद्यार्थियों गठबंधन के युग की। गठबंधन जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, उसे हम संविद सरकार भी कहते हैं, उसे हम हंग पार्लियामेंट भी कहते हैं। हंग पार्लियामेंट जिसमें जिस प्रकार से एक सरकार गठबंधन के माध्यम से लटकी हुई नजर आती है, एक ऐसी परिस्थितियों में कि वह कभी भी गिर सकती है, कभी भी उठ सकती है, उसका कोई भी बैलेंस नहीं होता। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चे को यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था। परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार तैयार करी, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को वाम मोर्चा यहाँ प्रतीक के रूप में ज्योति बसु और भाजपा यहाँ प्रतीक के रूप में LK आडवाणी ने समर्थन दिया था। ये दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कांग्रेस का पतन। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उसका दबदबा खत्म होता चला गया। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की हमने चर्चा की थी। आपको चर्चा याद होगी। 1960 में के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस के एक छत्र राज को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से एज इट इज कायम कर लिया था। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली, और इसका मतलब यह नहीं था कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का एक युग शुरू हो चुका था। यह तो निश्चित ही था विद्यार्थियों कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद भी रहे। 1989 के बाद एक नई बात हमें देखने को मिली। अब कई पार्टियां इस तरह उभरी कि किसी एक दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि 1989 के बाद से लोकसभा के चुनावों में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर जो है, या गठबंधन सरकारों का जो युग है, वो शुरू हो चुका था। क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करी। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, अपने माता पिता से 1990 के दशक के बाद से हुई घटनाओं के बारे में आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। इस समय की उनकी यादों को आप कुरेद सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। उनसे पूछिए विद्यार्थियों कि उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में वे क्या सोचते थे। समूह बनाकर एक साथ बैठिए और अपने माता पिता द्वारा बताई गई घटनाओं की एक व्यापक सूची तैयार कीजिए। देखिए कि किस घटना का जिक्र ज्यादा आया है। फिर इस अध्याय में जिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलावों का जिक्र हुआ है, उनसे आप तुलना कीजिए। आप इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों और कुछ लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी और जबकि दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। तो इस प्रकार आप मिलकर के अपने परिवार के साथ बैठ करके इन प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं गठबंधन की राजनीति की। 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा, और इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की नुमाइंदगी की। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी करी। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार भी निभाया।
संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी और इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया था। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई से हो चुके थे। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इसलिए इन्होंने, भाजपा ने और वाम मोर्चा ने राष्ट्रीय मोर्चा को समर्थन दिया। और इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने ही भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। तो 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया, क्योंकि कांग्रेस को बाहर रखना चाहते थे, और वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। तो दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे, और इन्हें ज्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनावों में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत किया, और 1996 के चुनाव में ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, और इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिल चुका था। लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के बिल्कुल खिलाफ थे। इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम राजग के नाम से जानते हैं, के अगुवा के रूप में सत्ता में आई, और 1998 के मई में 1999 के जून तक सत्ता में रही। फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल कर ली, और राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। आप देख सकते हैं 1971, वक्त की बात 1999, ज्यादा दिन नहीं हुए, बस चंद सालों पहले वह भी एक वक्त था जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस में होती थी और उसका खात्मा भी कांग्रेस में ही होता था। कहने का मतलब है राजनीतिक जीवन कहाँ शुरू होता था? कांग्रेस से, और कांग्रेस में ही खत्म होता था। लेकिन आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार से एक गठबंधन सरकार के रूप में इस राजग ने, यानी भाजपा ने एक राजग तैयार किया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और यहां से भी राजनीति की शुरुआत या राजनीतिक जीवन की शुरुआत की जा सकती है, ऐसा संदेश दिया जा रहा है। एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से लेकर बहुदलीय गठबंधन प्रणाली तक के सफर पर एक कार्टूनिस्ट की ये नजर देखिए, किस प्रकार से ये एक कांग्रेस प्रणाली, जो स्वयं अपने आप में एक अद्भुत रूप लिए हुए और अपना एकाग्र रूप लिए हुए खड़ी हुई है, और यह पार्टी गठबंधन के माध्यम से अपने आप को खड़े किए हुए है। तो बड़ा ही अद्भुत चित्र है। इसके बाद हम बात करते हैं, इस तरह 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई, और इसके बाद से विद्यार्थियों 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकार थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थी, जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। यह बात 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996 और 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 और 1999 की राजग, 2004 और 2009 की सपरंग सरकार पर समान रूप से लागू होती है। हालांकि 2014 में यह प्रवृत्ति बदल चुकी थी। आइए अब तक जो हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकारों का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे, और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया विद्यार्थियों, वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले जाती है। विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हम देखो, इस चित्र में भी देख सकते हैं, केंद्रीय सरकार 1989 के बाद अवधि देखिए आप, 1989 और 1990, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार और वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन इनको प्राप्त था। वीपी सिंह की सरकार बनी थी। गठबंधन सरकार में शामिल दल ये थे, वाम मोर्चा और भाजपा। अब यहाँ देखिए 1990
नवंबर और 1991 राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन। राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में था। राष्ट्रीय मोर्चा इस समय चंद्रशेखर और कांग्रेस का समर्थन इनको यहां मिला था। इसके बाद देखिए 1991 और 1996 कांग्रेस, AIDMK तथा कुछ अन्य दलों का समर्थन और PV नरसिम्हा राव जो है यहाँ प्रधानमंत्री बने। इसके बाद देखिए 1996 और 1996 मई और जून अल्पमत सरकार थी भाजपा की, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे थे प्रधानमंत्री। उसके बाद देख सकते हैं जून 1996 और 1997 कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार है ना, HD देवगौड़ा। और यहाँ देख सकते हैं इंद्र कुमार गुजराल, कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार। आप देख सकते हैं कि गठबंधन किस प्रकार से बढ़ता ही चला जा रहा था। यहाँ देखिए आप अटल बिहारी वाजपेयी 1998 मार्च 1999, फिर अक्टूबर 1999 और 2004 भाजपा राजग गठबंधन, भाजपा की जीत हुई है ना, और राजग गठबंधन बना यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं 2004 से 2014 कांग्रेस नित सपरंग, कांग्रेस के नित में मतलब कांग्रेस के साथ है सपरंग गठबंधन, सपरंग के ये मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। फिर उसके बाद जिसमें हम बात कर सकते हैं 2004 से 2014 में सपरंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद देखिए आप 2014 मई 2014 के बाद से लेकर के अब तक आप देख सकते हैं दूसरा कार्यकाल चल रहा है इनका, भाजपा नित राजग गठबंधन। तो इन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा पूरा, और 30 साल बाद पूर्ण बहुमत से बहुमत प्राप्त किया और चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान किया। मतलब भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, लेकिन गठबंधन की प्रतिबद्धता यानी राजग की जो प्रतिबद्धता है, राजग जो गठबंधन बना हुआ है उसकी प्रतिबद्धता को कायम रखा, उनका साथ नहीं छोड़ा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई इन्होंने। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त अभियान 21 राज्यों में भी सफल रहा। तो इस प्रकार से अब कांग्रेस का अस्तित्व, या हम कहें कि उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लग गया है कि अब कांग्रेस मुक्त अभियान जिस प्रकार से चलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, या हम कहें कि राजग के द्वारा, वो किस प्रकार से सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस साइट पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं, और यहाँ कुछ खाली स्थान भी छोड़ दिए गए हैं। इनमें आप किसी सरकार की मुख्य नीतियों, कामकाज और उन पर उठे विवादों की सूचनाएं भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे खाली स्थान जहां जहां छोड़े गए हैं तो आप अपने अभ्यास के लिए इसमें बना सकते हैं। तो गठबंधन सरकारों के उदय का ये सब इसमें आपने चित्रांकन देखा। इस प्रकार से आप इसको आपको याद करने में भी भली भांति सही रहेगा और काफी सुविधा रहेगी। इसके बाद देख सकते हैं बच्चों, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा भी था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी और इसमें विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे, और इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली भी कहा गया था। और 5वें अध्याय में हमने ये बात पढ़ चुके थे कि 1960 के दशक में से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। और हम इस बात पर भी बात कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दल भी आए और इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमजोर होती चली गई और दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पाई कि कांग्रेस का विकल्प बन सके। कांग्रेस के विकल्प के रूप में जो है पार्टी नहीं आई, लेकिन अब विकल्प के रूप में हम भाजपा को भली भांति देख सकते हैं। इस कार्टून में देखिए किस प्रकार से समझाया गया है। चलो मान लिया कि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक राजनीति का तकाजा ही गठबंधन बनाना है, लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि हमारे देश में हमेशा से गठबंधन बनते चले आ रहे हैं अथवा राष्ट्रीय स्तर के दल एक बार फिर अपना बुलंद मुकाम हासिल करके दिखाएंगे? मुझे इसकी चिंता नहीं है कि सरकार किसी एक पार्टी की है या गठबंधन की। मसला यह है
कि कोई सरकार काम कौन कौन से कर रही है। क्या गठबंधन सरकार से ज्यादा समझौते करने पड़ते हैं? क्या गठबंधन सरकार साहसी और कल्पनाशील नीतियां नहीं अपना सकती है? तो इस प्रकार से बताया गया है कि गठबंधन चाहे पार्टी किसी की भी हो, चाहे सत्ता किसी भी पार्टी की हो, लेकिन यदि वह जनता के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रही है तो वह गठबंधन हो चाहे पूर्ण बहुमत से आई है, उसका कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सरकार हमारे समक्ष आती है, सत्ता में आती है, तो उसे पूरी तरह से जनता के हितों से संबंधित नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, हम बात कर सकते हैं इसके अंतर्गत कि गठबंधन सरकारों के जो उदय के कारण रहे, उसमें कारणों में सबसे बड़ी बात तो यह रही कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना। राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है धीरे धीरे कमजोर तो चले गए और क्षेत्रीय दल जो है उनका प्रादुर्भाव वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और सरकार के निर्माण में उनकी महती भूमिका बढ़ती चली गई। और जाति और संप्रदायवाद और अवसरवाद ये राजनीति के समक्ष आने लग गए। जातिवाद, संप्रदायवाद और अवसरवाद ये राजनीति के एक अहम बिंदु बनते चले गए और इस प्रकार से राजनीति ने या राजनीतिक पार्टियों ने अपनी महत्ता को गंवाना शुरू कर दिया, या महत्ता को खत्म करना शुरू कर दिया। और इसी के आधार पर हम भारतीय राजनीति में इन विभिन्न बदलावों को देख पाए। विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय किस प्रकार से हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि इस वीडियो में दी गई जानकारी, जिस प्रकार से 1990 के दशक की बात हमने 1989 की बात करी, उनमें हुए प्रमुख बदलावों की हमने बात करी, नई आर्थिक नीति की बात करी, गठबंधन के युग की बात करी और गठबंधन के कारणों को भी हमने जाना, तो आपने भली भांति समझा होगा। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक उदय की। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।